ने कहा मन की बात ए बी से कह रहा है भैया मेरा क्या कहते हैं, अगर तुम मेरा कार 5 लाख रुपए में तुमको बेचना चाहता हूँ, खरीदोगे क्या? किस आशय से कह रहा था कि बी खरीद ले, है ना? तो ये प्रपोजल है। अब देखो, हम डेफिनेशन याद कर लेते हैं, उसी से तोड़कर इसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने खूब जूम कर दिया था इसलिए सारे नोट्स के शब्द भी बड़े बड़े हो गए हैं। प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, तो सबसे पहला है प्रस्तावकर्ता की इच्छा। प्रस्तावकर्ता समझ रहे हो कौन है ना? वह व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है उसको वचनकर्ता कहते हैं, याद है? मनीष को शायद याद हो। प्रस्तावकर्ता कौन? जो संविदा करना चाहता है, ठीक है, जो अपनी यहाँ पे कार बेच रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला प्रस्ताव का आवश्यक तत्व है कि प्रस्तावकर्ता अपनी इच्छा से वो प्रस्ताव कर रहा हो, किसी दबाव में ना कर रहा हो। ठीक है, प्रस्ताव में प्रस्तावकर्ता की स्पष्ट इच्छा होनी चाहिए और कि वह कुछ करने या ना करने के लिए तैयार है। यह इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ए बी से कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ, खरीदोगे? स्पष्ट क्लियर बोल रहा है। ए बी से कहता है सोच रहा हूं अपनी कार तुमको बेच दूं। ये प्रपोजल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है, और ना ही निश्चित है, तुम सोच रहे हो। ठीक है, क्लियर बताओ, जो बात करनी है स्पष्ट बात करो। ठीक है, दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? देखो, परिभाषा से याद आ रहा है ना? आवश्यक तत्व पहला क्या था? एक पक्ष दूसरे पक्ष से क्या दूसरे पक्ष को कुछ कहता है, दूसरे पक्ष को सूचित करता है, संबोधन करता है। ये देखो, एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को सूचित करता है। ये सूचित आया ना सूचित? यही आगे चल के सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट बना है। कुछ करने या न करने की इच्छा, ये भी इसेंशियल एलिमेंट है। मतलब परिभाषा एक माला की तरह है और इसी के अंदर के शब्द टूट के आवश्यक तत्व बनते हैं। ठीक है, फिर उनको हम केस की सहायता से और एक्सप्लेन करते हैं, या शब्दों को ही हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलो, प्रस्ताव प्रपोजल किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को संबोधित होना चाहिए, क्योंकि संविदा हम एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों से कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य जनता, पब्लिक को भी हम प्रपोजल कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य जनता को किया गया प्रस्ताव भी मान्य होता है यदि वह स्वीकार्य हो, जैसे कालिल बनाम कार्बोलिक स्मूथ बाल कंपनी का मामला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर लॉ की लाइन में रहना है, लल्लम करना है, नेट करना है, पीएचडी करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, ये केस आगे हम देखेंगे, इसी 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 क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। ठीक है, नीचे जनरल प्रपोजल से संबंधित है। ठीक है, सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य है, तो ए जो है प्रस्ताव कर रहा है और उसकी सूचना बी को दे रहा है। ठीक है, ये दो आवश्यक तत्व हुए। किस आशय से दे रहा है? कि बी की सहमति प्राप्त हो, है ना? हम पापा से कह रहे हैं आईफोन हमको खरीद दो, तो इस आशय से कह रहे हैं ना पापा हमको खरीद देंगे, है ना? ये मन में भले पापा उठाकर एक दो झापड़ दे दें। चलो, तीसरा आवश्यक तत्व सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य, ये भी था परिभाषा में, ये आवश्यक तत्व था। ठीक है, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करना। यदि यह उद्देश्य नहीं है तो वह प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। अगर ये बी को बोल रहा है कि मेरी कार 5 लाख में खरीद लो, किस आशय से बोल रहा है? ताकि बी की सहमति प्राप्त कर सके। ठीक है, तभी ये प्रपोजल है। अगर उसका आशय नहीं था बी ऐसा कुछ सहमति प्राप्त करने का, ठीक है, या उसने पहले से बी से कुछ बोल के रखा था कि मैं सिर्फ सी को चिढ़ाने के लिए कहूंगा, तो यहाँ पर भी उसका आशय बी की सहमति प्राप्त करने का नहीं था, बस सी को चिढ़ाना था। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो वो प्रपोजल नहीं होगा। निश्चितता होनी चाहिए, प्रपोजल स्पष्ट और शर्त रहित होना चाहिए। अगर कोई शर्त है तो वो स्पष्ट होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, अस्पष्टता या अनिश्चितता प्रस्ताव मान्य नहीं होता है। ठीक है, ये सेक्शन आई थिंक हम लोगों ने 9 में पढ़ा था शायद, है ना? ओके, प्रपोजल एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 9 रहने दे, लेकिन ये है कि था किसी सेक्शन में भी ध्यान नहीं आ रहा।
अगर आप किसी को कुछ संविदा कर रहे हो तो क्लियर शब्द में बोलो, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, ठीक है। कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, कानूनी संबंध मतलब हस्बैंड वाइफ का नहीं, ठीक है। कानूनी संबंध मतलब संविदात्मक। संविदात्मक संबंध कैसा होगा? कानूनी संबंध ही तो होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस संबंध में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम कोर्ट जाकर अपना क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्ताव में कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा होना चाहिए। सामाजिक या पारिवारिक नियंत्रण सामान्यतः प्रस्ताव नहीं माने जाते हैं, जैसे बिलफोर बनाम बिलफोर, ये केस हमने देखा था जब मैंने प्रपोजल पढ़ाया था वेयर एक्ट में, ठीक है। और जब मैंने संविदा वाला क्वेश्चन आंसर कराया था वहां पर भी, ठीक है। ये केस अभी फिर से देखेंगे आगे, नहीं तो ये देख लो क्या हुआ बिलफोर बनाम बिलफोर में। ये हस्बैंड वाइफ थे, दोनों का नाम बिलफोर है। बिलफोर याद करना इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो हस्बैंड बाहर रहता था, उसने वाइफ से कहा मैं तुमको हर मंथ मेंटेनेंस भेजूंगा, और वाइफ ने कहा ठीक है। फिर उसने किसी कारण से भेजना बंद कर दिया, वाइफ चली गई केस, शायद वाइफ विदेश में रहती थी और हस्बैंड यहाँ कहीं श्रीलंका आया था नौकरी करने, ठीक है। वाइफ चली गई केस करने। अगर मेंटेनेंस एक्ट में जाती तो बात बन जाती, वो चली गई संविदा अधिनियम में। कोर्ट ने कहा पति पत्नी के बीच सामाजिक पारिवारिक मामले में जो ये बात हुई है, यहाँ पर पति का पत्नी से कोई कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा नहीं था, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक हस्बैंड वाइफ थे, इसलिए आप संविदा अधिनियम के अंतर्गत आके मेंटेनेंस नहीं ले सकते। ओके, चलो। संचार होना चाहिए। संचार ये भी हमने पढ़ा हुआ है। संचार क्या होता है? ए ने बी को प्रपोजल किया है, मान लो लेटर से, है ना। तो बी तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि हाँ ए ने मुझे प्रपोजल किया, ठीक है, कोई संविदा करने के लिए। और बी अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी लेटर वापस भेजेगा। तो बी का भी है कि हाँ मैं इसकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो। तो क्लियर संचार होना चाहिए, बात स्पष्ट रूप से एक दूसरे के समक्ष रखी जानी चाहिए, ठीक है। ये थे आवश्यक तत्व। अब देख लेते हैं प्रस्ताव की विशेषताएं। प्रस्ताव संविदा का प्रारंभिक चरण है, ये हमको पता ही है, इसके अंदर पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं। प्रस्ताव निश्चित और स्पष्टता प्रदान करता है, ठीक है। ये भी हमने कई बार देख लिया इसी आंसर में। प्रस्ताव में शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें एक कार बेचूंगा, अस्पष्ट है, ठीक है। एक्स के पास 100 कार हैं और वो बी से कहता है मैं तुम्हें एक कार बेचूंगा, ये अस्पष्ट है, ठीक है। इस संविदा या प्रपोजल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 100 कार में एक्स कहता है मैं तुम्हें अपनी ब्लैक वाली कार बेचूंगा, ठीक है, और 100 कार में एक्स के पास सिर्फ एक ही ब्लैक कार है, तो जो उसका प्रपोजल है वो एक्सेप्ट है कि वो उसी ब्लैक कार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ स्पष्ट है सब कुछ क्लियर है। तो प्रपोजल में निश्चितता और स्पष्टता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें एक कार बेचूंगा, अस्पष्ट है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मारुति कार 5 लाख में बेचूंगा, निश्चित है। हाँ, अगर एक से अधिक मारुति कार हो, है ना, तब प्रॉब्लम हो सकती है। एक से अधिक मारुति कार हो, तब कौन सी मारुति कार नंबर सहित बता रहा है, तब भी स्पष्ट हो जाएगा, है ना। कानूनी प्रभाव, अगर प्रपोजल किया आपने, लीगल प्रपोजल है, सामने वाले ने स्वीकृति दे दी, एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रपोजल क्या हो जाता है? कानूनी संबंध स्थापित कर देता है, ठीक है। ये भी हमने देखा। यहाँ पर फिर से बेलफोर वर्सेस बेलफोर का केस लिख सकते हो। जैसे मेरे घर रात्रि भोज पर आओ, मेरे घर रात में खाना खाने आना, डिनर करने, यहाँ पर कोई कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा नहीं है, ठीक है। कानूनी संबंध क्या होता है? जहां दोनों पक्षकारों को कुछ लाभ कुछ हानि हो, ठीक है। बी आया, इन्हें मना कर दिया नहीं खिलाऊंगा, उसका खाना था, उसने मना कर दिया, है ना, ठीक है। संचार की आवश्यकता, तो जो जो तुम आवश्यक तत्व देखे हैं कुछ वैसे ही था, बट थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है। जैसे संचार की आवश्यकता होती है, प्रपोजल को क्या करना होगा? क्लियर तरीके से
जो एक्सेप्ट कर रहा है व्यक्ति उसको पहुंचा रहे हो, तो लेटर एक्सेप्ट करने वाले के पास पहुंचना चाहिए, जिसको आप अपना सामान बेच रहे हो, जिससे आप संविदा करना चाहते हो। ठीक है। स्वीकार्यता, प्रपोजल अगर स्वीकार्य हो जाता है तभी वो वचन बनता है। ठीक है। संविदा नहीं बनता। ठीक है। क्यों नहीं बनता ये भी हमने देखा है। प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए कि उसे स्वीकार किया जा सके। यदि प्रस्ताव असंभव कार्य के लिए हो तो वह मान्य नहीं होगा। ठीक है। असंभव कार्य के लिए देखो, ये जो असंभव कार्य के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आगे तुम लोगों को सेक्शन 56 से 2-3 सेक्शन तक चलेगा ये पूरा टॉपिक, असंभव कार्य के लिए संविदा वगैरह वगैरह। ठीक है। और वहां हम सेक्शन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन आंसर तुम्हारा क्या कर रहा है, अगर तुम चाहो तो आंसर पर नोट्स ले सकते हो। वापसी की संभावना, तो वापसी की जगह कौन सा शब्द यूज किया था हमने, प्रतिसंहरण। ये शुद्ध हिंदी थी, है ना। वापस लेना। प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 5। चलो, प्रस्ताव के प्रकार इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना। ठीक है। एलएलएम इंट्रेंस वगैरह के लिए अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब किस प्रकार आप अपना प्रस्ताव कर रहे हो। अभिव्यक्ति मतलब जैसे हम अपनी बात को बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं तुम लोगों से कुछ बोलूं। ठीक है। या एक नेता भाषण दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है। अपनी बात को समझा रहा है। तो अभिव्यक्ति के आधार पर 2-3 यहाँ दिख रहा है हमको। आई थिंक 2 ही होना चाहिए, चलो 2 है। स्पष्ट प्रस्ताव। ठीक है। जब हम अपनी बात को लिखकर या बोलकर, मौखिक रूप से या लिखित रूप से बोलते हैं, तो ऐसे प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, स्पष्ट, एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बात को, है ना। जैसे लिखित रूप में बा को अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव देता है, स्पष्ट प्रस्ताव हो गया ये, है ना। निहित प्रस्ताव, निहित प्रस्ताव क्या है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, बोल भी नहीं सकता, और या किसी कारण से हम लोग को मान लो आता है। ठीक है। अमहट खड़े हो, ई रिक्शा वाला आ रहा है, प्यागीपुर की तरफ जा रहा है, तुमने हाथ दिया, वो रुका, तुम्हारे मुंह में क्या है, अरे कौन सा गुटखा खाते हैं वो लोग, जानता हूँ, याद नहीं आ रहा, बोलेंगे भी यहाँ पे। मान लो कि पान मुंह में है। ठीक है। नहीं कुछ बोले, या फोन पे लगे हो, अच्छी वाली एग्जांपल देते हैं, हम लोग स्टूडेंट हो, है ना। फोन पे बात कर रहे थे, हाथ रोका, हाथ रोक के तुम, ई रिक्शा वाला रुक गया और तुमने क्या किया, प्यागीपुर की साइड इशारा किया। उसने कहा, उसने भी सिर हिला दी बस, और तुम चुपचाप बैठ गए। यहाँ पे ना तुमने कुछ बोला है, ना तुमने कुछ लिख के। ठीक है। संविदा कैसे हो गई, इशारों इशारों में, आचरण के द्वारा। ठीक है। व्यवहार या परिस्थितियों से निहित होती है। ठीक है। आचरण के द्वारा। तो एक लिख के या बोल के क्लियर रूप से जो होगी वो स्पष्ट प्रस्ताव होगा, और निहित प्रस्ताव जो आचरण के द्वारा। जैसे एक बस में चढ़ना निहित रूप से किराया देने का प्रस्ताव है, कि अगर तुम किसी बस में मान लो तुम उस ई रिक्शे में बैठे पैगीपुर जाने के लिए, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ भैया मैं बैठ रहा हूँ, तुम वहां छोड़ देना उनको। इसका मतलब ये है कि वो तुमको वहां छोड़ेगा तो तुम उसको किराया भी दोगे। ठीक है। चलो, अब यहाँ से भी ध्यान देना, संबोधन के आधार पर। ठीक है। संबोधन मतलब किससे किया जा रहा है। ठीक है। किसको संबोधित किया जा रहा है प्रपोजल में। हो सकता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल कर रहा हो, सिर्फ 2 लोगों में संविदा हो रही है, या हो सकता है एक व्यक्ति कई समूह से, किसी कंपनी से, किसी से, तो जिससे संबोधन मतलब जिसको हम प्रस्ताव कर रहे हैं। विशिष्ट प्रस्ताव, जब किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित समूह को संबोधन होता है तब उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। काल्पनिक बा को बेचता है, या सॉरी काल्पनिक बा को बेचने का प्रस्ताव करता है, तो ये विशिष्ट प्रस्ताव है, क्योंकि इसमें क्लियर है कि वो किसको स्पष्ट रूप से प्रस्ताव कर रहा है। ठीक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल प्रपोजल। व्हाट इज जनरल प्रपोजल। ठीक है। जब मैंने पहले बोला कि 2 पक्षकार होते हैं। 2 पक्षकार मतलब सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं, मैंने 2 व्यक्ति कहीं नहीं बोला। ठीक है। अगर 2 व्यक्ति कहीं भी हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि सिर्फ 2 व्यक्ति भी संविदा कर रहे हैं, इधर से भी कई लोग हो सकते हैं, इधर से भी हो सकता है, 2 कंपनियां संविदा कर रही हो। ठीक है। ओके। जब मान लो
एक्स कोई प्रपोजल करता है और उसे कोई भी स्वीकार कर सकता है, ठीक है, कोई भी स्वीकार कर सकता है, तो उसको जनरल प्रपोजल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स का घोड़ा खो गया और एक्स ने घोषणा की कि मैं घोषणा करता हूँ प्रपोजल, घोषणा मतलब प्रपोजल, कि जो मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1,000 रुपए दूंगा। ओके, अब पूरे मोहल्ले शहर देश में बात फैल गई, ये जनरल प्रपोजल है, ठीक है। और एक व्यक्ति है एन, उनको घोड़ा मिला, वो लेकर आए, इन्होंने इनको घोड़ा दिया। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है, इनको घोड़ा दिया, ठीक है, और इनसे 1,000 रुपए मांग रहे हैं। तो वचन का नियम होता है कि अगर प्रपोजल किया है, एक्सेप्ट करता उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट किया है तो इसको सूचना भी इनको देगा, तभी वो वचन काम में आएगी। यहाँ पर एन ने क्या किया, यहाँ पर एन ने क्या किया, प्रपोजल को एक्सेप्ट तो किया और घोड़ा भी ढूंढ लिया और ले जाकर घोड़ा एक्स को दे भी दिया, ठीक है, बट एक्स को बताया नहीं था कि ठीक है मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। तो क्या ये प्रपोजल मान्य होगा? मान्य होगा, क्योंकि ये जनरल प्रपोजल है, ठीक है। जब आप जनता से या किसी ऐसे प्रपोजल को करते हैं जहां स्वीकार करता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, वहां एक्सेप्टेंस की सूचना प्रपोजल कर्ता को देना आवश्यक नहीं है, जबकि सामान्यता देना आवश्यक होता है, नहीं तो संविदा मान्य नहीं होती है, ठीक है। क्यों मैंने ये कहा? क्योंकि अब हमें वो केस मिलेगा जिसकी हमने बात की थी। जनरल प्रपोजल हमेशा याद रखना, अगर कभी लल्ला किसी चीज का एग्जाम देने जा रहे हो, जनरल प्रपोजल बहुत बार आया है, ठीक है, एपीओ जुडिशरी इंटरेस्ट में भी आया, ठीक। सो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, तो कार्लिल बनाम कार्बोलिक याद रखना, ठीक है। सो इस कहानी में जो भी थोड़ा सा दिया हुआ है पूरी कहानी अच्छे से बताते हैं, ठीक है। ये कंपनी थी कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी, ठीक है। फ्लू फैला हुआ था, ओके। कंपनी ने कहा कि हमने एक दवा बनाई है, अखबार में छापा, क्या किया, अखबार में छापा कि हमने एक दवा बनाई है, जो भी हमारी दवा खाएगा उसको ये फ्लू नहीं होगा। अगर किसी को फ्लू हुआ तो आई थिंक यहाँ पे 1,000 पाउंड होना चाहिए था, बट 100 पाउंड लिखा है, तो जो लिखा है हम लोग उसी से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1893 का केस है, ओके। जो भी हमारी दवा खाएगा उसको कोई ये फ्लू नहीं होगा, और अगर किसी को फ्लू हो गया हमारी दवा खाने के बाद, ठीक है, दवा खाएगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर वो बीमार पड़ गया तो हम उसको 100 पाउंड देंगे, ठीक है। प्रपोजल कर दिया, अखबार में छापा है, मतलब सबके लिए खुला प्रपोजल है, ठीक है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ओके, जनरल प्रपोजल है ना, ओके। एक व्यक्ति थी कार्लिल, इन्होंने दवा खाई, बीमार पड़ गई, दवा खाई, कौन सी दवा, इनकी दवा, जिसको इन्होंने अखबार में छापा था जिसके बारे में, ठीक है, ओके। जब बीमार पड़ गई तो कंपनी के ऊपर केस कर दिया संविदा भंग का, कि हमको 100 पाउंड दिलाया जाए, ठीक है। नौ कंपनी ने कहा सर प्रपोजल को अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया था तो ये सामान्य सा नियम है, देखो हमारा इंग्लिश लॉ से ही आया, इसलिए इंग्लिश लॉ का केस यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। 1872 का हमारा भले एक्ट है, बट प्रभावित कहाँ है, ब्रिटिश लॉ से ही, ठीक। प्रपोजल हमने किया तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये हमारी दवा खाई, तो दवा खाने से पहले इनको हमको बताना चाहिए था कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करती हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ हमको बताया नहीं, तो हम इनको 100 पाउंड नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा ऐसा है ना, जब आप जनरल प्रपोजल करते हो ना तब आपको स्वीकृति बताई नहीं जाएगी, ठीक है। आपने जब एक बार घोषणा की पब्लिक रूप से, तो आपने जो प्रपोजल किया है वो सबके लिए खुला है, और जनरल प्रपोजल में कोई भी आपकी बात को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो वापस उस एक्सेप्टेंस को आपको लिख के नहीं बताएगा, ठीक है। अगर उसने आपकी शर्त मान ली, दवा खा ली, तो वही एक्सेप्टेंस है और आपको 100 पाउंड देना ही पड़ेगा। सो ये केस हमेशा याद रखना, ओके। नाउ एक बात और है,
जो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। हाँ, फर्स्ट पेपर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा। हमने बेयर एक्ट से स्टार्ट किया था। बेयर एक्ट मोस्टली इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग को बेसिक पता चले कि बेयर एक्ट क्या होता है, कानून कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लॉ लिखा हुआ है, सेक्शन 300 है आईपीसी में, बट है क्या ये चीज। बट चूंकि सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ाने से आईपीसी पढ़ाने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट न्यू कॉन्सेप्ट था, बोरियत होने लगी थी थोड़ा सा, हमने 3 दिन कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। तो सोमवार मंगलवार बुधवार हमने संविधान पढ़ाया। अब वापस हम जाएंगे फिर गुरुवार शुक्रवार और शनिवार पर, किसके लिए, संविदा अधिनियम के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, काफी सेक्शन कर लिया है, 19A तक कर लिया है, सेक्शन 20 करना है। लेकिन आज हम सोच रहे हैं पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर हम बेयर एक्ट पर जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आंसर मैंने पहले भी कराया हुआ है, वो है संविदा अधिनियम, सॉरी संविदा के आवश्यक तत्व, है ना, बट उसका नोट्स सही नहीं है। वो उनके लिए जिनको बहुत डीपली ज्ञान हो, मतलब अच्छा देखने में ही नहीं लगा, मुझे ही लगा कि मैंने कुछ सही नहीं किया है, पढ़ा दिया था बस। तो उसको हम लोग एक बार फिर से कभी करेंगे, ठीक है। सो सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन 1 आता है जो संविदा का नाम बताता है, फिर सेक्शन 2 आता है जो ढेर सारी परिभाषाएं बताता है, ठीक है। तो संविदा में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है प्रपोजल, है ना, अगर पुरानी क्लास लिए तो प्रस्ताव। तो आज का क्वेश्चन यही है कि प्रपोजल, ये वाला पार्ट हटा दो, तो प्रस्ताव। भारतीय संविदा अधिनियम में प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व बताइए एवं विशेषता एवं प्रकार की चर्चा कीजिए। तो सेक्शन 2A में पर्याप्त परिभाषा है, हम लिख देंगे, उसी से आवश्यक तत्व भी आ जाएंगे। तो कैसे हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, विद केस। लॉ में केस, केस क्या करता है, किसी चीज को और अच्छे से परिभाषित करता है, ठीक है, आवश्यक वादों की सहायता से। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया, पहले बता दे रहा है। तुम लोग लॉ के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लोगे, शायद ही कोई नोट्स बनाए, ठीक है, तुम्हारे सीनियर भी यही करते हैं। तो वो जो सीरीज लेते हैं ना, तो क्वेश्चन मुझे भेज देते हैं, सीरीज में फर्स्ट पेज पर इंडेक्स होता है, मैम ये सारे क्वेश्चन है एक, तो उस पर मैं एक अपना नोट्स बना के भेज देती हूँ जो मैं क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर वो अपना उससे समझ लेते हैं, फिर सीरीज से ही पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो खराब चला जाएगा पेपर, है ना, ठीक है। तो अगर तुम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज खरीदोगे तो उसमें ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीरीज, ओके। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा, जो भी है ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, प्रपोजल का डिफिनेशन पूछ रहा है, डेफिनेशन से हम इसेंशियल एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसी को एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक माला है, ठीक है, जो कई मोतियों की बनी है, तो हमको उसको परिभाषित करना है, तो माला के क्या कार्य होंगे, ठीक है, मान लो कोई माला है, कई 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 मोतियों, विभिन्न प्रकार की मोतियों की है, तो जाहिर सी बात है, माला क्या है, कई मोतियों की बनेगी, है। तो हमें माला को परिभाषित करना है, तो हम माला को ही नहीं, ऐसे नहीं परिभाषित करेंगे कि इसमें 10 हाँ ठीक है, हम उसको माला को ऐसे परिभाषित करेंगे, इसमें 10 मोती हैं, एक डोरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। बट अगर हमें माला के तत्व परिभाषित करने हो तो हम हर मोती को अलग अलग परिभाषित करेंगे, ठीक है। एक सोने के लिए मोती है, एक कैरियर के लिए, एक चांद, एक भविष्य चमकाने के लिए है, एक जीवन खुशहाल रखने के लिए, जो भी हो, ठीक है। तो इतना हम फिलोसफी में क्यों जा रहे हैं, बता रहे हैं, देखें, ओके। तो जैसे हम अक्सर करते हैं, जो भी हम अंदर पढ़ेंगे उसका मैंने और एक माइंड मैप यहाँ कर दिया है शॉर्ट में, ठीक है। जैसे परिभाषा शॉर्ट में यहाँ पे है, जब पूरा अंदर पढ़ लोगे तो वापस यहाँ पे आके रिवीजन कर लोगे, किसी किसी में हम लास्ट में रखते हैं, इसमें स्टार्टिंग में रख लिया, ठीक है। आवश्यक तत्व, जो भी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट में पूरा नोट्स है, ओके। पीपीटी में हाँ, पीपीटी में इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, बट नोट्स है तो थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए स्लो स्लो
जा रहे। तो ये क्या था, तुम्हारा पूरा नोट्स का अगर तुम पढ़ लोगे तो उसका एक शॉर्ट नोट्स है जो रिवीजन के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे हम प्री नोट्स बनाते हैं, प्री के नोट्स बनाते हैं एग्जाम में, वैसे। चलो आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रपोजल की परिभाषा हमने देखा हुआ है इसको, सेक्शन 2A में 1872 का एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2A में है, क्योंकि संविधान में सबसे पहले कोई सामने से प्रपोजल करता है, ठीक है। कोई प्रस्ताव करेगा तभी तो कोई उसके आगे का कार्य होगा, तो इसलिए इसका सेक्शन याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले 2A सेक्शन A आएगा जिसमें प्रपोजल दिया है, ठीक है। कोई हमसे कोई काम पहले कहेगा तभी तो हम उसको करेंगे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति, देखो मैंने यहाँ ये नोट्स भी पूरा हाईलाइट करके बनाया है तो थोड़ा सा मैं इसको अलग कलर। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, यह सूचित करता है, क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है, संसूचना दे रहा है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि वह कुछ करने या न करने की इच्छा रखता है। कुछ करने या ना करने, मतलब प्रपोजल पॉजिटिव में भी हो सकता है, कुछ करवाने के लिए भी, और कुछ ना करवाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो चौथा एलिमेंट हो गया, इस आशय से कि वह उसकी सहमति प्राप्त करे, तो इसे प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। तो 2A में क्या क्या परिभाषा थी, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी कार्य को करने, ये शब्द था देखना, किसी, बेयर एक्ट में तुम्हारे लॉ में लिखा है, किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने, ठीक है। तो यहाँ जो इच्छा, ना करने की इच्छा है, प्रविरत मतलब मना करना, ना करने की इच्छा रखना, ठीक है। ये शुद्ध हिंदी है ट्रांसलेशन में, बेयर एक्ट में, ठीक है। प्रविरत, किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी इच्छा, ठीक है। ये हाँ, किसी अन्य व्यक्ति को इस आशय से कहता है कि उसकी सहमति प्राप्त कर सके। तो अगर एक्स को वाई से कुछ करवाना है, कोई काम करवाना है या कोई काम नहीं करवाना है, ठीक है, ठीक है। एक्स की यह इच्छा है कि वो वाई से कोई काम करवाए, या वाई कोई काम या कोई काम है जो वाई से रुकवा दे, ठीक है, प्रविरत करवा दे, ठीक है, रुकवा दे। तो मन में रखने से तो हो नहीं जाएगा, तो इस बात को वो किससे कहेगा, वाई से कहेगा, और इस आशय से कहेगा कि वाई उस पर अपनी सहमति दे, ठीक है, ओके। तो इसी को प्रपोजल कहेंगे। हम देखो, हम लोग बे रेफरेंस को बहुत अच्छे से पढ़े थे, फिर से यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे हमको आईफोन चाहिए, तो हमारे मन में रखने से कुछ होगा नहीं जब तक हम पापा से अपनी इस इच्छा को नहीं कहेंगे। तो पापा से या तो आईफोन मांगने के लिए, या तो आईफोन नहीं, पापा हमको आईफोन नहीं चाहिए, हम कितने अच्छे हैं, या पापा को मना करने के लिए मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। अपनी इस इच्छा को किसको बता रहे हैं, पापा को, किसी अन्य व्यक्ति को। अन्य व्यक्ति कौन हो गए, पापा, ठीक है। इस आशा से पापा को बता रहे हैं कि पापा मान जाए, हाँ भैया ठीक है, तुम मांग रहे हो तो हम तुमको आईफोन खरीद देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रपोजल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हमसे प्रपोजल के लिए तुमको एग्जाम्पल बता रहे थे, ठीक है। किसी से कुछ करवाना या ना करवाने के लिए अपनी इच्छा उसको बताना, ताकि वो उस बात पर अपनी सहमति बता सके, ठीक है। उसके बाद सेम चीज फिर यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में है, तो हम फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम 5-6 एग्जाम्पल दे चुके। चलो, एग्जाम्पल दिया है, यदि आ कहता है कि वह बा को अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता है और बा की सहमति चाहता है, तो यह प्रपोजल है। ए जो है बी से कहता है कि मैं अपनी कार तुमको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, शब्द का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रपोजल है,
आगे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जहाँ ये प्रपोजल नहीं होगा, प्रपोजल के लिए निमंत्रण होगा। ठीक है, चाहता हूँ मतलब यहाँ नहीं डाला है, हो सकता है आगे हो। लालमणि शुक्ला का केस था। ठीक है, लालमणि शुक्ला ही शायद थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा हमको। चलो, कंफ्यूज नहीं करेंगे तुम लोग को जब हमको याद नहीं आ रहा तो। इम्पोर्टेंट केस है, इस नोट्स में नहीं होगा तो अगली नोट्स में होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। तो लालमणि शुक्ला आई थिंक था, जो भी था। ठीक है, लाल पीला कुछ तो था उस केस में, बहुत दिन वो केस पढ़े, बट चूंकि जनरल प्रपोजल से था और डायरेक्ट इसके बाद। ठीक है, तो जो केस था ना, उसमें क्या हुआ है, एक लोग थे मालिक, और उनका एक था जो कागज वागज का काम करता है, पहले के जमाने में करता नहीं था घर में। ठीक है, क्या कहते थे उसको, लाला, लाला टाइप का होता था, है ना। जो मालिक था उनका भतीजा खो गया था। ठीक है, जब भतीजा खो गया तो इन्होंने लाला जी को भेज दिया कि जाओ भतीजे को ढूंढ के लाओ। ओके, और जब भतीजे जी को ढूंढने चले गए लाला जी, तो मालिक ने घोषणा की कि जो भी भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 500 रुपए दूंगा। बहुत पुराना केस है, उस समय 500 रुपए बहुत होता था। ठीक है, अब लाला जी भतीजे को ढूंढ कर ले आए, और जब ढूंढ के लाए तब उन्हें पता चला कि मालिक ने तो 500 रुपए की घोषणा की थी। भाई 2-4 रुपए उनकी सैलरी रही होगी, है ना, मुझे तो 500 रुपए मिल जाएगा। तो मालिक से मांगे 500 रुपए, मालिक ने मना कर दिया। चले गए कोर्ट, बोले जनरल प्रपोजल किए हैं, जनरल प्रपोजल किए हैं, और मैं भतीजे को ढूंढ कर लाया हूँ, तो इनको देना चाहिए कि नहीं मुझे 500 रुपए। कोर्ट ने कहा, जिस चीज के बारे में आपका ज्ञान हो उसी चीज के लिए आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एक्सेप्टेंस प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, भले आप जिसने प्रपोजल किया उसको ना बताओ क्या कह रही हूँ, मेरा मतलब क्या है। लाला जी जब गए तब 500 रुपए की घोषणा नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद 500 रुपए की घोषणा हुई। इसका मतलब जब इन्होंने बच्चे को ढूंढा तब इनको प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, और जब इनको प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं था तो जनरल एक्सेप्टेंस कैसे कर लेते, नहीं कर सकते थे ना, नहीं कर सकते थे। तो इनकी वचन बना ही नहीं, जब वचन बना ही नहीं तो 500 रुपए के लिए दावा नहीं कर सकते। तो भाई इनका 500 रुपया भी गया और हमको लगता है नौकरी भी गई होगी। चलो, नेचर के आधार पर प्रपोजल, पॉजिटिव प्रपोजल जिसमें कुछ करने का वादा किया जाता है, जैसे मैं तुम्हें यह किताब 500 रुपए में बेचूंगा। निगेटिव प्रपोजल जिसमें कुछ न करने का वादा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कुछ करने या कुछ करने से प्रवृत्त रहने के लिए। मैं तुम्हारी संपत्ति पर दावा नहीं करूंगा यदि तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो। ठीक है, अन्य प्रकार देख लेते हैं, प्रति प्रस्ताव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्स ने वाई को कहा, क्या तुम मेरा खेत 1 लाख में खरीदोगे। देखो एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि बम्पर बम्पर हागा एक केस है। ठीक है, ओके, वाई बहुत चतुर बन रहे थे, इन्होंने कहा 1 लाख में। ठीक है, इन्होंने प्रपोजल थ्रू ए लेटर भेजा, एक लेटर के द्वारा एक प्रपोजल भेजा जिसमें इन्होंने कहा कि क्या तुम मेरा बम्पर हाल पेन 1 लाख में खरीदोगे। वाई बहुत चतुर बन रहे थे, इन्होंने क्या किया, कहा नहीं 50,000 में खरीदूंगा। कितने में, 50,000 रुपए में। ओके, जैसे ही ओरिजिनल प्रपोजल को इन्होंने कट कर दिया, तो ये जो अब ये एक्सेप्टेंस है ना, ये एक्सेप्टेंस नहीं है इनकी। ठीक है, ये इनका दूसरा प्रपोजल है, प्रति प्रस्ताव, ये दूसरा प्रस्ताव भेज रहे हैं। क्या प्रस्ताव भेज रहे हैं, यक्स को वाई प्रस्ताव भेज रहे हैं कि क्या तुम अपना खेत, जो भी खेत है, वो मुझे 50,000 रुपए में भेजोगे। अगर आपने जो ओरिजिनल प्रपोजल आपके पास आया था, जैसे यहाँ पर एक्स ने वाई को किया था 1 लाख का, उसमें कुछ भी बदलाव किया और कुछ और बदलाव करके फिर अपना एक्सेप्टेंस भेजा, तो आप एक्सेप्टेंस नहीं भेज रहे हो बल्कि दूसरा प्रपोजल भेज रहे हो। और जैसे ही आप दूसरा प्रपोजल भेजते हो, जो मूल प्रपोजल था, मेन प्रपोजल एक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है, प्रस्तावक के द्वारा, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है,
जब प्रस्ताव ग्रहीता मूल प्रस्ताव को संशोधित करके नया प्रस्ताव देता है तो उसे प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो मूल प्रस्ताव रहता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब 5 लाख में कार बेचने का प्रस्ताव देता है बा को, लेकिन बा 4 लाख में खरीदने को तैयार है। ठीक है, तो जो 5 लाख वाला प्रस्ताव था वो समाप्त हो गया। ओके, अब यहाँ एक नया प्रस्ताव हो बना है 4 लाख का। फर्क क्या पड़ता है, जब आ ने 5 लाख बोला था तब अगर बी ने सेम टू से 5 लाख में एक्सेप्ट कर लिया होता तो ए संविदा के अंतर्गत बाध्य हो जाता। ठीक है, 5 लाख में उसे बा को अपना कार बेचना ही पड़ता। ठीक, बट जैसे ही इसने 5 लाख में बेचा था और बी ने अब इसको 4 लाख कर दिया है ना, तो इसका प्रस्ताव तो समाप्त हो गया, तो इसकी बाध्यता भी समाप्त हो गई। अब बी का 4 लाख इसके पास जब पहुंचा तो अब इसको एक्सेप्ट करना है। अगर ये एक्सेप्ट करेगा तब बाध्यकारी होगा इसमें, नहीं तो बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, स्थायी प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव जो लंबे समय तक खुला रहता है और बार बार स्वीकार किया जाता है। ठीक है, उदाहरण, एक दुकान में सामान का कीमत प्रदर्शित करना। ठीक है, ओके, स्टैंडिंग प्रपोजल है या इसको प्रस्ताव के लिए निमंत्रण भी समझ सकते हो। अभी देखते हैं आगे अगर होगा तो। राइटिंग बहुत खराब है तो जान दो, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। तो कार्लिल बनाम कार्बेलिक केस ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, 100 पाउंड वाला केस था, मैम ने दवा खा ली, बीमार पड़ गई। बेलफोर बनाम बेलफोर वाला भी हमने देखा था। पति पत्नी में किसके लिए बात हुई थी, मेंटेनेंस के लिए। पति ने देने से मना कर दिया, पत्नी चली गई कोर्ट। कोर्ट कोर्ट ने फैसला दिया या प्रस्ताव कानूनी संबंध स्थापित करने के आशय से नहीं था। कानूनी संबंध मतलब जहां आप संविदा करना चाहते हो। ठीक है, यह घरेलू व्यवस्था है पति पत्नी के बीच, इसलिए कोई कानूनी बाध्यता उत्पन्न नहीं होती, इसलिए संविदा में आप बाध्यकारी नहीं हो सकते। ठीक है, ये रहा। हम कहना लाल 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 गौरी गौरी लाल ऐसे कुछ था, बट मुझे केस का नाम क्लियर नहीं याद है, बहुत दिन हो गया। ये रहा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, जैसे कार्लिल बनाम कार्बेलिक इकबाल कंपनी था वैसे वैसे ये। ठीक है, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त फैक्ट हमने देखा था। तो गौरी दत्त क्या थे, मालिक थे, और लालमन शुक्ला उनके यहाँ जो पैसे का हिसाब करते हैं ना, क्या जो भी करते हैं वो थे। ठीक है, तो यहाँ नौकर दिया हुआ है। ठीक है, नौकर ले लो, मतलब वर्कर थे। ठीक है, और गौरी दत्त का भतीजा खो गया था, तो इन्होंने पहले लालमन शुक्ला को भतीजे को ढूंढने भेजा। ठीक है, उस उसको भेजने के बाद इन्होंने 501 रुपए का घोषणा की कि जो ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपए दूंगा। लेकिन इस इनाम की जानकारी किसको नहीं थी, लालमन शुक्ला को नहीं थी। जब इनाम की जानकारी नहीं है तो तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो भैया तुमने भतीजा जो ढूंढा है वो एज ए अपने मालिक के कहने पर ढूंढा है। ठीक है, ना कि किसी इनाम के लालच में। वो तो तुम जब ढूंढ के घर पहुंचे तब तुमको पता चला। ठीक है, इसलिए वह इनाम का हकदार नहीं था। यह मामला प्रस्ताव के संचार की आवश्यकता को रेखांकित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, हैरिस बनाम निकर्षण, हमेशा के लिए, परमानेंट। ठीक है, देखो प्रस्ताव और निमंत्रण के बीच अंतर स्पष्ट करता है। प्रस्ताव और निमंत्रण क्या होता है पहले थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, दुकान में जाते हैं, दुकान में कपड़ा टंगा हुआ है। ठीक है, उसमें पैसा दाम लिखा हुआ है 5,000। हमने कपड़ा उठाया, जब काउंटर पे गए तो कोई बात हो गई, काउंटर वाला बोला मैं अब नहीं बेचूंगा ये। ठीक है, मैं नहीं बेचूंगा, सीधी बात। तो एक्स बोला ऐसे कैसे नहीं बेचोगे, देख लूंगा तुमको, तुमने प्रपोजल किया हुआ है, तुमने लगाया हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ आके एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो कैसे नहीं दोगे, संविदा बन रही है, मैं कपड़ा लेकर रहूंगा, नहीं तो तुमसे नुकसान ही प्राप्त करूंगा। कोर्ट चला गया, कोर्ट ने कहा हर प्रपोजल प्रपोजल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि दुकान में अगर किसी सामान या दवाई की दुकान पे अगर किसी चीज का दाम लिख के रखा हुआ है, ठीक है,
तो वो प्रस्ताव नहीं होता है, वो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होता है। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण समझ रहे हो? मैंने एक यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है 500 रुपए, ठीक है, उसका दाम है, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, 2 लाख, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग आएंगे, है ना, तो उन सबको निमंत्रण मिल रहा है, वो सब आके पूछेंगे भैया इसको, वो सब आके उनमें से आएंगे, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग देखेंगे और कोई एक ले लेगा, ठीक है। अगर उसको प्रस्ताव बना दें और मान लो मॉल में कोई घुसे और जितना कपड़ा वो देखे सब में दाम लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्स मॉल में गया, 100 कपड़े थे, 100 कपड़ों का दाम देखा, अगर इसको प्रपोजल बना देंगे तो एक्स को सारा कपड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, दाम दाम जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो मॉल वाले चले जाएंगे कहाँ, कोर्ट। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं तुम लोग कुछ सामान लेने गए हो तो कोई सामान रखा है, उस पर अगर दाम लिखा है तो वो प्रस्ताव का निमंत्रण है कि अगर आप वो सामान लेना चाहते हैं तो आप जाइए और प्रपोजल कीजिए, भैया मुझको ये सामान चाहिए, दे दो। अब वो दुकान वाला अगर वो बेचना चाहता है तो एक्सेप्ट करेगा और नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचेगा, सिंपल सी बात। इसी को कहते हैं प्रस्ताव का निमंत्रण, ठीक। चलो, हैरिस बनाम निकर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक नीलामी की घोषणा की गई थी न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में थी, पूरा फैक्ट यहाँ पे नहीं है कि बहुत बड़ा नोट छाप नहीं सकते हम, है ना। लेकिन जब हैरिस ट्रेवल करके वहां पहुंचे तो पता चला कि नीलामी रद्द कर दी गई है, ठीक है। अब भैया हैरिस को यात्रा में खर्चा हुआ, बहुत खर्चा हुआ भाई, नीलामी में भाग लेने आए थे तो यात्रा में खर्चा हुआ और भी नुकसान हुआ, है ना। तो वो कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा नीलामी की घोषणा हुई थी, मतलब प्रस्ताव हुआ था नीलामी के लिए, है ना। अब ये अपने प्रस्ताव नहीं, अब ये अपने प्रस्ताव से पीछे हट रहे हैं, तो इनसे कहिए ये तो अपना सामान नीलाम करें या तो मुझे क्या दें, संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति दें, ठीक। कोर्ट ने कहा ऐसा है ना कि जो नीलामी की घोषणा होती है ना, वो प्रस्ताव नहीं होता है, वो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होता है। क्यों क्यों ये भी हम बता रहे हैं, थोड़ा सीरियस करने जगह बना लेना, इतना सारा गोचे हुए हैं तो हम बताएंगे, ओके। क्यों? अब देखो, एक्स सामान की नीलामी हो रही है, उसमें 1000 लोग आए हैं, ठीक है, कोई एक इंसान खरीद के चला गया 1 लाख में, ठीक है, तो बाकी 999 कहेंगे भैया प्रपोजल तो हमसे भी किए थे, हमको तो बेचे नहीं तुम, तो हमको क्षतिपूर्ति दो 1-1 लाख सबको, तो लुट जाएगा ना, है ना। इसलिए एक्स, अगर कोई मान लो एक्स कुछ नीलाम कर रहा है और नीलामी की घोषणा किया है तो वो प्रपोजल नहीं है, क्योंकि अगर प्रपोजल होगा तो जितने लोग आएंगे सबके प्रति वो बाध्यकारी हो जाएगा। वो क्या है, प्रपोजल के लिए निमंत्रण है, प्रपोजल के लिए निमंत्रण मतलब जो लोग आएंगे वो प्रपोजल करेंगे, 100 लोग आएंगे, 100 लोग प्रपोजल करेंगे, और जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा उसी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, समझ गए? अच्छा, चलो, प्रस्ताव और निमंत्रण में अंतर तो ये हमने देख लिया, ठीक है। ओके, अब प्रस्ताव की समाप्ति कैसे की जाती है? प्रस्ताव निम्नलिखित परिस्थिति में समाप्त हो सकता है, ठीक है। स्वीकृति, अगर प्रपोजल, ये टॉपिक था प्रस्ताव की समाप्ति कैसे होती है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा हो गया था, तो सेक्शन 6 में के अनुसार देख लेते हैं। जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वो वचन हो जाता है ना, वचन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए प्रस्ताव समाप्त हो गया, है ना। यदि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाए तब भी प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। अगर प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए, जिसने प्रस्ताव को किया था उसने उसका क्या कर लिया, प्रतिसंहरण कर लिया, वापस ले लिया, तब भी प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। यदि प्रस्ताव किसी निश्चित समय के लिए किया गया था, ठीक है, और उस समय की समाप्ति हो गई है, ठीक है, मतलब कि
प्रस्ताव किया गया, बोला गया 1 महीने में बताओगी तो मेरी कार खरीदोगे कि नहीं, और 1 महीने का टाइम खत्म हो गया बट कोई जवाब नहीं आया, प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। या अगर कोई समय सीमा नहीं दी गई थी तो कोई युक्त समय सीमा, ठीक है। ओके, यदि प्रस्तावकर्ता की मृत्यु हो जाए या ग्रहीता की मृत्यु हो जाए, पागलपन हो जाए और दूसरे पक्ष को इस बारे में जानकारी ना रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तावकर्ता का ही लेंगे। अगर प्रस्तावकर्ता ने प्रपोजल किया है और एक्सेप्ट करता मतलब स्वीकृति करता ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट चाहे किया है चाहे नहीं, ठीक है, तो यहाँ किया की बात हम ले लेते, मान लो एक्सेप्ट किया है स्वीकृतिकर्ता ने, ठीक है। इस बीच प्रस्तावकर्ता या तो मर गया और या पागल हो गया, ठीक है, और इसकी जानकारी स्वीकृतिकर्ता को नहीं थी, ठीक है, तो प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। कानूनी अक्षमता जैसे दिवालिया इत्यादि हो जाए प्रस्तावकर्ता तो प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। अब आ गया निष्कर्ष। ओके, निष्कर्ष में फिर से जो देखो इतना सारा है, तो निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, अगर याद करके गए तो ठीक, नहीं तो जो तुम कंक्लूजन समझे हो पूरा शॉर्ट हिस्ट्री की तरह, शॉर्ट हिस्ट्री की तरह लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 20 to 30, ओके।